हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का मॉड्यूल नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक एक्सरसाइज, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस भी बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ़ लगता है। टफ़ लगने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वाली हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली हैं, तो इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चैप्टर टफ़ लगता है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिए, आपको ये चैप्टर बिल्कुल हलवा लगने वाला है। मैंने हर एक MCQ को, हर एक टॉपिक को बारीकी से एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। एंड फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मॉड्यूल नंबर 7 से पहले के जितने भी मॉड्यूल हैं उनके ऊपर मैंने क्लासेस बना दी हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिए, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। हमें क्या करना है, प्रकाश की तीव्रता को मापना है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करना है। तो उसके लिए हम किस अवरोधक का इस्तेमाल करेंगे, किस रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, वो हमें बताना है ना। तो यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में पहला ऑप्शन हमें दे रखा है VDR, जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, यानी ये वोल्टेज मेजर करने के काम आता है। NTC क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया, ये वोल्टेज से रिलेटेड हो गया, है ना। और यहाँ पर जो है ये PTC भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर LDR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। LDR क्यों होगा, लाइट डिपेंडेंस रजिस्टर। इसमें क्या होता है, जितनी ज़्यादा लाइट होती है उतना ज़्यादा ये क्या करता है, करंट बनाता है, यानी प्रकाश की तीव्रता को मेज़र करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, LDR, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में भी काम आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस डायोड को इंगित करता है, किस कोड को इंगित करता है ना। तो देखिए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो डायोड होता है ना, ये बाय 126, यानी बाय 126। अब देखिए इसमें तो कुछ बताना है नहीं, इसे आपको रटना ही पड़ेगा, है ना। तो इसे आप रट लीजिएगा कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का जो डायोड होता है उसका कोड क्या होता है, उसका कोड होता है बाय 126। ओके, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी यानी फिन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हाफ वेव और फुल वेव दो तरह के होते हैं। तो हाफ वेव का ये वाला होता है, यानी फिन बराबर फिन, ये किस में होता है, ये आपका हाफ वेव में होता है। फुल वेव में क्या होता है, ये दोगुना हो जाता है ना, ये आपका क्या होता है, फुल वेव का होता है। याद रखेंगे दोनों, क्योंकि हो सकता है आपसे ये ना पूछ करके ये पूछ ले, है ना। तो याद रखेंगे, हाफ वेव के लिए पूछेगा तो फिन बराबर फिन, और फुल वेव के लिए पूछेगा तो फिन बराबर 2 फिन। ओके, याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सक्रिय घटक कौन सा है। सक्रिय बोले तो एक्टिव, है ना, एक्टिव और पैसिव दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए जो आपके यहाँ पर मैं आपको लिख करके बताता हूँ, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका एक्टिव होता है और एक आपका पैसिव होता है। तो पैसिव कंपोनेंट किसे, जो कि आपके इलेक्ट्रीशियन, है ना, इलेक्ट्रीशियन में यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक में जो कंपोनेंट्स यूज़ होगा वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर आप इसी तरह से पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रीशियन में आपने किस किस का यूज़ किया है, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, है ना। इसमें आपने इलेक्ट्रीशियन में यूज़ किया होगा RLC सर्किट आपने पढ़ा होगा, है ना। रजिस्टेंस हो गया और ये कंडक्टर हो गया और ये आपका क्या हो गया, इंडक्टर, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, इलेक्ट्रीशियन में आती हैं, है ना। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक है ना, किसका, इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉपिक क्या कहलाते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट्स हमसे पूछा था तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अब बताइए, इतनी सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको ये समझाया है, अब आप इसे भूल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे, है ना, जिससे कि आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रह पाएंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ, देखिए हालांकि मैं बताने को डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कि ट्रांजिस्टर है, याद कर लो, रट लो, लेकिन रटवाने वाला यहाँ पर काम नहीं होता है, समझाने वाला काम होता है, जो कि आपको एग्जाम के बाद भी याद रहें, है ना। तो आपको समझ में आ गया एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। कैडमियम सल्फाइड को कौन इंगित करता है, तो ये आपका जर्मीनियम को करता है ना। तो कैडमियम सल्फाइड को याद रखेंगे आर, है ना, आर क्या करता है, कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो
यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रतीक का नाम बताइए। कौन से प्रतीक की बात कर रहा है? ये वाले प्रतीक की। अब यहाँ पर देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस जो आपका चैप्टर है ना, जो मॉड्यूल है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं गेट से रिलेटेड, है ना। गेट पूछेगा या फिर आपसे एम्पलीफायर पूछेगा, है ना, डायग्राम पूछ लेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका किसका डायग्राम होता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको समझा देता हूँ, 3 तरह के आपके गेट होते हैं मेन, जो कि कौन से होते हैं। पहला आपका यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ये आपका होता है एंड गेट। क्या होता है? एंड गेट, सॉरी, इसमें 2 इनपुट होते हैं ना, ए एंड बी, 2 इनपुट होंगे। और एंड गेट में हम क्या करते हैं? ए इंटू बी करते हैं। इसके बाद एक और हमारा होता है कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से होता है ना। इसमें क्या होते हैं? इसमें भी हमारे 2 इनपुट होते हैं, ए एंड बी, और ए प्लस बी इसमें लिखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हमारा नॉट गेट होता है। नॉट गेट कैसे बनता है? ये यहाँ पर ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर गोला बन जाता है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट होता है, और ये क्या करता है? इसको ट्रांसपोज कर देता है, यानी बार ऊपर लगा देते हैं। तो ये 3 गेट होते हैं, और इन तीनों गेट को मिला करके ही कॉम्बिनेशनल गेट बनते हैं। कैसे? जैसे आपको नॉर गेट बनाना है ना, नॉर, तो यहाँ पर ये मेरा कौन सा गेट था? एंड गेट था, है ना, एंड। और ये कौन सा गेट था? और गेट था। और ये मेरा कौन सा गेट था? नॉट गेट था, है ना। अब मुझे नॉर गेट बनाना है, नॉर, है ना। अब मुझे क्या करना है? नॉर गेट बनाना है। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या आ रहा है? और आ रहा है और एन आ रहा है ना। और गेट को यहाँ पर ले लेते हैं। और गेट कौन सा वाला है अपना? ये वाला और गेट है। तो और गेट यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से, हालांकि मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ, इस तरह से बनता है ना। ये ए और बी 2 इनपुट हो गए। अब देखिए एन आ गया, एन का मतलब होता है नॉट, नॉट वाला आपको यहाँ पर लेना है। तो नॉट का आपको क्या करना रहता है? एक गोला यहाँ पर लगाना है, बस इतना ही आपको करना है। अब इसके सिंबल कैसा हो जाएगा? ए प्लस बी तो रहेगा, ऊपर बार आ जाएगा, है ना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मुझे, 1 मिनट, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन सके। ओके, ये हमारा हो गया नॉर गेट। इसके बाद अगर मुझे बनाना हो नैंड गेट, है ना, अगर मुझे नैंड गेट बनाना हो तो क्या करूँगा? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो एन आ रहा है और एंड आ रहा है ना। एंड गेट को सबसे पहले बनाते हैं। एंड गेट आपका कौन सा वाला है? ये वाला। तो एंड गेट को हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से, है ना, 2 इनपुट ए एंड बी। और यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए एंड गेट यहाँ पर बन गया, लेकिन यहाँ पर भी गोला लगा देना है। अगर ये गोला लग गया ना तो वो नॉट हो जाता है ना। नॉट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एन है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी तो रहेगा, ऊपर बार का सिंबल आ जाएगा, तो ये आपका नॉर गेट हो जाएगा। तो ये जो 5 गेट मैंने आपको बताया ना, ये वाले, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। अगर समझ में नहीं आया है दोबारा वीडियोस को देख लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेगा, है ना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ये जो शकल है इसमें आपको पहचानना है कि इस गेट का नाम क्या है। अब भाई सिंपल सी बात है, इसको देख कर के भी आप पता लगा पा रहे होंगे, है ना, कि ये कौन सा है। देखिए ये आपका कौन सा होता है? ये आपका और होता है, लेकिन यहाँ पर गोला लग गया तो ये कौन सा हो गया? सॉरी, ये आपका एंड गेट होता है। कौन सा? एंड गेट होता है। एंड यहाँ पर अगर गोला लग गया तो वो नॉट हो जाता है, यानी नैंड गेट बन गया, है ना, नैंड गेट। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट इसको देख करके भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है y बराबर a डॉट b के ऊपर बार, है ना। अब ये वाली शक्ल देख सकते हैं कहाँ पर आई थी? ये वाली शक्ल, तो ये वाली शक्ल हमारी आई थी यहाँ पर, है ना। तो आपने देखा, तो ये किसका है? नैंड गेट का सिंबल है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, 2 तरह से आप पता लगा पाएंगे। क्लियर है? तो ये उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेना। अब मैं आपको ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा कौन सा है? नैंड गेट हो जाएगा। कौन सा? नैंड गेट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक निष्क्रिय घटक। अब यहाँ पर निष्क्रिय घटक बोले तो पैसिव कंपोनेंट पूछा है ना। मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है और पैसिव कंपोनेंट कौन सा होता है। तो यहाँ पर पैसिव कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रीशियन यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रीशियन यूज़ करते हैं वो पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रीशियन कौन सा यूज़ करेगा इसमें से? डायक, ट्रायक और ट्रांजिस्टर। ये तो इलेक्ट्रॉनिक का मामला हो गया, है ना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक का मामला हो गया। लेकिन जो कैपेसिटर है ना, ये इलेक्ट्रीशियन का मामला है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रीशियन के अंदर आता है, संधारित्र यानी कैपेसिटर। ओके, तो एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, डिवाइस सिंबल का नाम बताइए। ये आपके सामने एक इस तरह से सिंबल दे रखा है, इसका नाम आपको बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी 2 तरह से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी के टाइम में ये क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ है, अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, है ना। अभी के टाइम में ये क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ है, अभी के टाइम में ये क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ है, अभी के टाइम में ये क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ है, अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, है ना। अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, है ना। अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, है ना। अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, है ना। अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, है ना। अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, है ना। अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, है ना। अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, अभी ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, है ना। अभी ये कुछ
है ना। यहाँ पर एक डायोड वाला सिंबल इस तरह से बनाया है और एक यहाँ पर इस तरह से बनाया है। और क्या किया गया है, और यहाँ से एक इस तरह से लाइन खींची गई है, एक ये होता है और एक सेम इसी के तरह, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये कर दूँगा, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे डायक और ट्रायक दो नाम होते हैं इन चीज़ों के। तो ये जो अभी बना हुआ आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डायक कहते हैं। क्या कहते हैं, डायक, है ना। और अगर यहाँ पर ये इस तरह से लाइन खींच दें, है ना, सेम है लेकिन लाइन इस तरह से खींच दें तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा ट्रायक हो जाता है। क्या होता है, ट्रायक हो जाता है, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर थोड़ा सा इसमें भी वो चेंजेस होता है, ये वाला जो है ना यहाँ पर होगा और ये वाला यहाँ पर होगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा चेंजेस होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर ये सिंपल है ना, तो ये क्या होगा, डायक होगा। अगर यहाँ पर इस तरह से लाइन है तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रायक हो जाएगा। क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ड होते हैं। अब देखिए ये भी आपसे पूछा जाता है। ये जो है प्योर इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इसमें नंबर सिस्टम भी पूछ लिया गया है। जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम होता है ना, वो भी यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ हेक्साडेसिमल ना बता करके सारी चीज़ें बताऊँगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन कोई भी आए आप उसे अटेंड कर पाएँ। 4 तरह के होते हैं। देखिए बाइनरी, सबसे पहले आपका बाइनरी होता है, फिर आपका ऑक्टल होता है, 1 मिनट, ऑक्टल, फिर आपका डेसिमल होता है, फिर आपका हेक्साडेसिमल होता है ना। अब ये 4 चीज़ें होती हैं, इनको याद रखना है। इनमें कौन कितने कितने वर्ड्स आते हैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए बाइनरी में 2 वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से, 0 और 1। क्लियर है। ऑक्टल में 8 आते हैं, 0 से 7। अब इन्हें कैसे पता लगा सकते हो, जैसे देखिए यहाँ पर 0 और 1 2 ही नंबर है तो इसलिए 2 है ना। अब यहाँ पर 0 से 7 तक आप काउंटिंग करेंगे तो 8 होंगे, इसलिए ऑक्टल में 8 वर्ण होते हैं, 0 से 7। क्लियर है। इसके बाद डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में 10 होते हैं, 0 से 9, है ना, 0 से 9। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 16 होते हैं। अब इसमें 16 इसका मतलब ये नहीं कि 0 से आप 17 कर देंगे या फिर 0 से 15 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। 0 से 9 रहेगा, इसके बाद ABCD शुरू हो जाती है और A से F रहता है ना। तो ये आपका होता है हेक्साडेसिमल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको पता नहीं था तो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने वर्ण होते हैं। हेक्साडेसिमल में पूछा था ना, तो यहाँ पर देखिए हेक्साडेसिमल में बात हो रही थी तो 16 होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल प्रदान करता है। ऐसा कौन सा सर्किट है जो बिना इनपुट के, है ना, कोई उसे हमने इनपुट नहीं दिया है लेकिन फिर भी AC सिग्नल उत्पन्न करेगा, तो ऐसा कौन सा सर्किट होता है। देखिए फ़िल्टर का काम क्या होता है, फ़िल्टर करना। जैसे आपका जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर से आप AC से DC बनाते हैं, लेकिन वो प्योर DC नहीं बनती है, वो पल्सेटिंग DC बनती है। क्या बनती है, पल्सेटिंग DC बनती है। तो उसे शुद्ध करने के लिए फ़िल्टर का यूज़ कर लेते हैं। रेक्टिफायर का काम AC से DC करना होता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, फीडबैक देना होता है ना। लेकिन जो आपका ऑक्सीलेटर सर्किट होता है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हमने तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। और एलिमिनेशन मेथड आपको ज़रूर लगाना चाहिए अपने एग्जाम में, जिससे कि आप राइट आंसर तक पहुँच जाएँ। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि हमसे कह रहा है, कौन सा उपकरण मापे हुए परीक्षणिक मात्रा को एक दृश्य अब देखिए हिंदी में आपको हो सकता है टफ लगे, तो कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी पढ़ा करें। जैसे विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है ऑफ मेजर द टेस्टिंग क्वांटिटीज़, है ना, जो भौतिक मात्राएं होती हैं उन्हें मेजर करने में। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है ना। फलनजनक यानी फंक्शनल, जो फंक्शन जनरेटर होता है वो फंक्शन जनरेट करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला नहीं होगा। कैथोड रे ऑक्सीलेटर, कैथोड रे ऑक्सीलेटर में क्या होता है, इस तरह से फ्रिक्वेंसी चलती है, इस तरह से, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम CRO कहते हैं, CRO, इसे शॉर्ट में CRO कह देते हैं, कैथोड रे ऑक्सीलेटर, कैथोड रे ऑक्सीलेटर। याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो एम्पलीफायर का आपको नाम बताना है। ये आपके सामने एम्पलीफायर दे दिया है एंड इसी तरह से आपको CBT एग्ज़ाम में एम्पलीफायर का डायग्राम देगा और बोलेगा कि इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए इस चैप्टर में ना एम्पलीफायर मैंने आपको बताया, एम्पलीफायर और गेट,
इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को ये चैप्टर टफ लगता है, और मैं एम्पलीफायर के ऊपर एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है ना। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर फ़िलहाल में ऑप्शन नंबर बी है ना, इसे आप याद रखेंगे, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी। इसके ऊपर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक दोलन सर्किट में अनुनादी आवृत्ति का आपको गणना करने का सूत्र बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ये, यानी FR बराबर 1/2π√LC, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले तो आप ये याद करना पड़ेगा, है ना, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, जो कि हमसे कह रहा है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन में बेस जंक्शन का न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की, है ना, जर्मेनियम की बात करता है तो ये वाला राइट आंसर होता है, लेकिन सिलिकॉन की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। सिलिकॉन में 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट चलता है और जर्मेनियम में 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्टेज चलता है। तो याद रखेंगे फ़िलहाल में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि आपसे कह रहा है क्रमशः 4 रंग बैंड लाल है, बैंगनी है, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। देखिए ये किससे आया है, कार्बन कोड से आया है। ये कार्बन कलर कोड जो आपका फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक में आना जाहिर सी बात थी, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, BB रॉय, है ना, BB रॉय और ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वाइफ, है ना, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पर आप इससे पता लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 बैंड दिए गए हैं। पहला कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है लाल, दूसरा है बैंगनी, तीसरा नारंगी और चौथा सोने का। तो यहाँ पर देखिए लाल कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यानी 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब यहाँ पर देखिए लाल कितने पर आ रहा है, लाल 2 पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2। इसके बाद बैंगनी कितने पे आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे वायलेट, यहाँ पर कितने पे, 7 पे है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा गुणा। इसके बाद देखिए दो हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है ना, तो मल्टीप्लायर होता है। तो मल्टीप्लायर देखिए यहाँ पर कितना है, ये आपका है नारंगी, है ना, तो नारंगी कहाँ पर आएगा, तो नारंगी यहाँ पर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ रहा है ना, ऑरेंज, तो यहाँ पर 3 है, तो यानी कि 10 की घात कितनी, 3 हो जाएगा, है ना। इसके बाद टॉलरेंस की बात करें तो प्लस माइनस कितना आएगा, सोने का है तो सोने का कितना होता है, सोने का हमारा +- 5 होता है, और सिल्वर का हमारा +- कितना होता है, +- सोने का हमारा 15 से 20 होता है ना। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्लियर है, अभी मैं इसे इरेज करता हूँ। अब हमारे पास ये मोटा हमारे पास आ रखा है, और यही हमारा कलर कोड है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करने के लिए क्वेश्चन को इस तरह से नहीं बल्कि इस फॉर्मेट में दिया है, देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है न्यूनतम और अधिकतम कितना होगा। अब न्यूनतम और अधिकतम कैसे पता करेंगे, ये परसेंटेज में होता है। तो हमें करना क्या है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 10 के आगे 1 के आगे 3 जीरो, तो यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। और इसके बाद टॉलरेंस इसकी दे रखी है ±5%, है ना। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसका हम 5% निकालेंगे। 5% कैसे निकालेंगे, इस तरह से सिंपल है ना। परसेंटेज निकालना आपने जाना ही होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 0 का 0 आ जाएगा, और 5 7 35 के 5 आ जाएगा, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, है ना। तो 1350 हमारे पास ये आ गया है, जो कि 5% आया है। 27,000 का 5% ये आया है। अब हमें करना क्या है, हमें न्यूनतम और अधिकतम पूछा था, तो हम करेंगे क्या, जो हमारा 27,000 है ना, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 1350 तो हमें न्यूनतम मिल जाएगा, है ना। और अगर हम 27,000 में से प्लस कर देंगे 1350 तो हमें क्या मिल जाएगा, अधिकतम मिल जाएगा, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28,350, है ना। तो ये अधिकतम वाला कितना हो गया, 28,350। तो देखते हैं कहाँ पर है, 28,350, है ना, जो कि यहाँ पर 1 0 एक्स्ट्रा लगाया गया है ना, 1 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं ना करा के डायरेक्ट भी आपको आंसर बताता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके बताया है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो इसका राइट आंसर आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण होता है? बैरियर वोल्टेज, है ना। रोधिका वोल्टेज मतलब बैरियर वोल्टेज, तो वो हमारा क्या होता है? कम परमाणु संख्या, जिसकी कम परमाणु संख्या होगा वो वोल्टेज को बैरियर करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, रिवर्स बाइज्ड डायोड में चौड़ी बाधा का क्या कारण होता है? चौड़ी बाधा का क्या कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन, अगर देखिए इलेक्ट्रॉन टर्मिनल की ओर आकर्षित होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये नेगेटिव हिस्सा है ना, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव की ओर आएगा, और सॉरी नेगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर आ रहा है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की ओर आ रहा है। ऐसे में अगर ये एक दूसरे को इस तरह से खींचेंगे, है ना, एक दूसरे को इधर उधर खींच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई इसकी बढ़ जाएगी। तो चौड़ी बाधा में क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन होल से टर्मिनल की ओर जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं, तभी ये कंडीशन बनती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि हमसे कह रहा है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का अनंत संस्करण कौन सा है, ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? IGBT, है ना, IGBT। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, आइसोलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, है ना। SCR की क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल, है ना। और UGT की होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से आपको सारी फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियोज़ भी बनाई है, तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, सत्य तालिका यानी ट्रुथ टेबल के बारे में क्वेश्चन आया है। ट्रुथ टेबल का लॉजिक गेट, ये जो ट्रुथ टेबल आपको दी गई है, इससे कौन से लॉजिक गेट को ये संदर्भित करती है, रिप्रेजेंट करती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें किस पर फोकस करना है? हमें इस पार्ट पर फोकस करना है। इसी से हम बता देंगे कि ये कौन सी लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल है ना। तो यहाँ पर हमें बताया गया है y = a.b, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था डॉट किस में आता है? डॉट आपका एंड गेट में आता है ना। और गेट में क्या आता है? और गेट में आपका a+b आता है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा कौन सा है? एंड गेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें इस तरह से डंडा लगा होता तो ये क्या हो जाता? तो ये नैंड गेट हो जाता, है ना। तो ये तो आप जानते होंगे। फिलहाल ये क्या है? ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है ना। एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एंड गेट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो मैंने जस्ट आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी मापने के लिए हम CRO का यूज़ करते हैं, कैथोड रे ऑक्सीलेटर, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक फीडबैक का मुख्य अनुप्रयोग क्या है ना। सकारात्मक फीडबैक, अगर हमें चाहिए सकारात्मक फीडबैक, तो उसके लिए हम किसका जो है अनुप्रयोग करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर बात करें SCR, है ना। SCR किसके यूज़ करते हैं? तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए, है ना। मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? SCR का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? डोपिंग का मतलब क्या होता है आपने जाना होगा। जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होते हैं? वो हमारे देखिए 3 तरह के होते हैं चीज़ें। पहला आपका कौन सा होता है? पहला आपका होता है चालक, है ना। फिर आपका होता है अर्धचालक, फिर आपका होता है कुचालक। इन तीनों में क्या अंतर है? अब देखिए यहाँ पर चालक क्या करता है? पूरी तरह से बिजली को प्रवाह करने देता है। कुचालक क्या करता है? बिजली के प्रवाह को बिल्कुल भी नहीं होने देता। अर्धचालक क्या करता है? थोड़ा थोड़ा बिजली के प्रवाह को होने देता है ना। तो ये जो है तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए डोपिंग। अब डोपिंग किस में होती है? सबसे पहली बात, ये हमारा क्या है? ये हमारा मटेरियल कौन सा है? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। अर्धचालक किससे बनते हैं? जैसे आपका सबसे फेमस सिलिकॉन हो गया, है ना, जर्मेनियम हो गया। तो ये आपके अर्धचालक है। अर्धचालक कैसे बनते हैं? इनमें जो चालक में थोड़ी अशुद्धियाँ मिलाने के बाद ये अर्धचालक बनते हैं। और जो अशुद्धियाँ मिलाते हैं उसी को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो अर्धचालक में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी चालक में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? तो वो हमारी बोरॉन होती है। याद रखेंगे, बोरॉन। क्लियर है।
बोरॉन जैसी सामग्री को हम मिलाते हैं जिससे कि अर्धचालक का निर्माण होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बोरॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि हमसे कह रहा है प्रवर्धन के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिन्नता का यूज़ किया जाता है। पीएनपी यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बात हुई है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझे पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है ना। ये आपके 3 पॉइंट हो गए, पीएनपी, है ना, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर पीएनपी ही था ना, सॉरी एनपीएन है ना, यहाँ पर क्या है, एनपीएन है, तो एनपीएन। अब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर ये आएगा, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और ये हमारा बेस होता है, बेस एमीटर और कलेक्टर। अब यहाँ से आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही बोला जा रहा है। सी ऑप्शन क्यों सही बोले जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे तो बेस आपका कैसा है, बेस आपका पॉजिटिव, एमीटर आपका नेगेटिव और कलेक्टर आपका नेगेटिव। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम आप संभालेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया था, है ना, जो कि बाय मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। तो अब यहाँ पर देखेंगे बेस क्या है, बेस आपका पॉजिटिव है ना, और एमीटर क्या है, एमीटर आपका नेगेटिव है ना, और कलेक्टर क्या है, कलेक्टर भी आपका क्या है, पॉजिटिव है ना। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा मुझे डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसे आप संभाल लीजिएगा, ओके। बाकी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हो सकता है एनपीएन ना दे करके पीएनपी पूछ ले, है ना, तो पीएनपी भी सेम ही आप बना करके सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का उपयोग क्या है। ये ट्रांजिस्टर आपके लिए सर्किट दे रखा है, इसमें फंक्शन का उपयोग क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्विच है ना, स्विचिंग का काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्विच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि कह रहा है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों। एम्पलीफायर सर्किट आप जानते होंगे, एम्पलीफायर क्या होता है, जैसे आपने कभी शादी बारात में गए होंगे तो वहाँ पर डीजे वाला जो डीजे बजाता है उसके पास एक एम्पलीफायर होता है ना, वहाँ पर काफ़ी सारे वॉल्यूम्स लगे होते हैं, कभी आवाज़ को ज़्यादा कम, है ना, बेस बढ़ाता है, कभी ट्रेबल बढ़ाता है। तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, एम्पलीफायर सर्किट का यूज़ करता है, और बोल रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक का क्या उपयोग होता है। तो इसमें जो है विकृति को कम करने के लिए, है ना, विकृति को कम करने के लिए हम एम्पलीफायर सर्किट का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का क्या उद्देश्य होता है। डायक क्या करता है, डायक ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब ये है डायक ट्रायक को इन्फॉर्म करता है। जैसे इनको डायक और ट्रायक में हम आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायक और ट्रायक दो चीज़ें होती हैं। डायक क्या करता है, डायक ट्रायक को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन, या फिर इसे आप कह सकते हो ट्रिगर करता है। ये क्या करता है, ये बोलता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें सही है, वोल्टेज फ्रिक्वेंसी सब एकदम करेक्ट है, आप यहाँ पर शुरू हो जाओ, है ना। ये इसे शुरू होने के लिए इन्फॉर्मेशन या ट्रिगर करता है, तब जाकर ये अपना काम शुरू करता है। यानी ये क्या है, ये एक इन्फॉर्मेटर का काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। और ये आपका ट्रायक होता है, ये स्विचेस में काम किया जाता है, इसका यूज़ स्विचेस में किया जाता है, और इसका यूज़ क्या होता है, ट्रायक को इन्फॉर्मेशन यानी ट्रिगर करने के लिए डायक का यूज़ किया जाता है। तो ट्रिगर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। चलिए इससे रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक पंखा वियामक का मतलब क्या होता है, रेगुलेटर, नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का यूज़ करते हैं। देखिए आ गया वही क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया था अभी, है ना। डायक क्या करता है, ट्रायक को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोल रहा है नियंत्रण उपकरण का, है ना, कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल कौन करता है, डायक। ट्रायक को कंट्रोल कौन करता है, डायक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स वाइज में भारी करंट देता है।
तो इसे आप याद ही रख लेना। इस तरह से 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। अब यहाँ पर जो सबसे भारी करंट की बात हो रही है ना, तो वो थर्ड वाले में होता है ना, थर्ड वाले में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा। क्लियर है, तो ये आप याद ही रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच का नॉब का उपयोग क्या है। जो CRO मैंने आपको बताया था ना, CRO में हम टाइम बेस कंट्रोल स्विच या फिर नॉब का क्या उपयोग होता है। तो उससे हम स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। किसे? स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। स्पीड किसकी? फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि CRO में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की स्पीड, जैसे मान लीजिए आपने स्पीड को कम कर दिया, है ना, आपने स्पीड को कम कर दिए तो वो इस तरह से वेव दिखेंगे हमें, वेव फॉर्म इस तरह से फ्रीक्वेंसी दिखेगी जाती हुई। लेकिन अगर आपने तेज़ कर दिए तो इस तरह से हमें दिखेगी। तो ये क्या है, ये स्पीड को कंट्रोल कर रहा है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में स्नबर सर्किट का उपयोग क्या होता है। स्नबर सर्किट का यूज़ क्या होता है। तो ये क्या करता है, ये गलत ट्रिगर से बचाता है ना। अगर आपने गलत ट्रिगर कर दिया है, डायक ने गलत ट्रिगर कर दिया है, तो उसे क्या करेगा, बचाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि कह रहा है, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक क्यों बनाए जाते हैं। यानी जो हमारे दो होते हैं अर्धचालक, जर्मेनियम और सिलिकॉन, कह रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन से हम ज़्यादातर जो हमारे अर्धचालक है वो क्यों बनाए जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, इसमें क्या होता है, उच्च बाधा वोल्टेज होता है, हाई बैरियर वोल्टेज होता है, इसलिए हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है, ये आपको बताना है। आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। ट्रांजिस्टर में बात कर रहे हैं ना, तो हल्के से डोप किया हुआ, बहुत पतला, है ना। इसमें क्या होता है, डोपिंग का यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया था अर्धचालक में, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, एम्पलीफायर का नाम बताइए। देखिए, फिर आपके सामने एम्पलीफायर का क्वेश्चन आ रखा है, और एम्पलीफायर के ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अभी आपको ये समझना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, है ना। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि आपसे कह रहा है, यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हो तो आउटपुट में वोल्टेज क्या मिलेगा। तो आउटपुट में हमें वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा, है ना। भाई अगर सर्किट ही खुला है तो हमें बिल्कुल ज़ीरो ही मिलने वाला है वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो वो हमारा हार्टले ऑसिलेटर होता है, हार्टले ऑसिलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे हम FET कहते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका उपयोग हम वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस में हम इसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, जो कि कह रहा है, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट के देखिए, हिंदी में अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो आप इंग्लिश में पढ़ लिया करें, है ना। देहराबदार, यहाँ पे लिखा है दोहराबदार। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है। प्रोसीजर द रिपीटेड, है ना, रिपीटेड। अगर कोई चीज़ रिपीटेड हो रही है तो उसे हम दोहराबदार कहते हैं हिंदी में। पल्स वेव पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि क्या है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म होता है UIT, है ना, सॉरी जे होगा यहाँ पर UJT, है ना। का मुख्य कार्य क्या है। UJT का हम यूज़ क्यों करते हैं, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर के लिए, है ना, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर के लिए UJT का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, जो कि कह रहा है, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्या है। ये आपके पास एक दोलक है, इसमें फीडबैक का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू फेज शिफ्ट बाय द सिग्नल कितना है, 180 डिग्री।
यानी सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि कह रहा है एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल अभिनत है। तो ये आपको बताना है कि वो कैसा होता है। वो आपका गेट्स सोर्स के साथ फर्स्ट अभिनत होता है ना। कैसा होता है? रिवर्स वाइज होता है। गेट्स आर रिवर्स वाइज विद सोर्स। सोर्स के साथ क्या होता है? रिवर्स वाइज में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कि आपसे कह रहा है क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ बताइए। क्लास ए का एम्पलीफायर कौन सा होता है, उसका क्या फ़ायदा है? न्यूनतम विकृति, इसमें क्या होता है? मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जो कि कह रहा है बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों में उपयोग किए गए उपकरण का निर्माण किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, जो कि आपसे कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीलेटर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑक्सीलेटर। अब देखिए यहाँ पर थरथराने वाला लिखा है ना, तो इंग्लिश में पढ़ लिया करें। बाकी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44 नंबर, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जित क्षेत्र से बड़ा क्यों होता है? तो बड़ा क्यों होता है भाई? इससे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है ना, इसलिए ये बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए किस सर्किट का यूज़ हम करते हैं? फिल्टर के साथ दिष्टकारी, या फिर वोल्टेज गुणांक, या फिर नकारात्मक फीडबैक, या फिर सकारात्मक फीडबैक? बिल्कुल सही, सकारात्मक फीडबैक का ही हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत इच्छा और रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? तो वो हमारी क्या होती है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो हमारा क्या होता है? FET होता है, फेट, है ना। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, जो कि हमसे कह रहा है जेफ्ट्स, जो GEFT है की तुलना में MOSFET के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? जंक्शन के बजाय इंसुलेशन परत, यानी इंसुलेटिंग लेयर इंस्टीड ऑफ जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? ये आपके पास एम्पलीफायर दे दिया और इसका सर्किट का नाम पूछ लिया। तो वही मैंने आपको बताया, एम्पलीफायर के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी ही आएगी। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट RMS AC वोल्टेज को पीक वोल्टेज क्या है? पीक वोल्टेज आपको बताना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 311.17 वोल्ट, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, जो कि है 0.2 माइक्रोसेकंड में टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीज़न द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी? इसकी आवृत्ति बतानी है, और आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 1000.0, है ना, यानी 1000 kHW। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यानी 1000 kHz आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में हमने टॉप के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक के थे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस से थे। अब इलेक्ट्रॉनिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो इन्हीं टॉप 50 क्वेश्चंस में से आएगा, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपको करना क्या है? इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, 50 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख करके चीज़ें समझ पाएँ, अपनी CBT एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। बाकी मैंने आपको बताया, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का। जो भी वीडियोज़ आपसे मिस हुई हैं तो वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।